देश भर के किसान बीते 13 फरवरी से दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब से आए किसान हरियाणा के रास्ते दिल्ली में एंट्री करने को आमादा है। हजारों की संख्या में किसान बॉर्डर्स पर डेरा डाले बैठे हैं। पंजाब के किसानों को अब हरियाणा के किसानों का भी समर्थन मिलने लगा है। इस बीच किसानों और सरकार के बीच 3 दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। एमएसपी समेत किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर बड़ा प्रतिबंध। हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन के मद्देनजर शनिवार को 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट और एक साथ काफी संख्या में एसएमएस भेजने से जुड़ी सेवाओं पर प्रतिबंध 2 दिन और बढ़ाकर 19 फरवरी तक कर दिया। इन जिलों में अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा शामिल है। 43 साल लंबी राजनीतिक पारी खेलने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बीजेपी में एंट्री की पटकथा 2 महीने से राजनीतिक कोहराम मचा रखी है। हर दिन इस बड़े फेरबदल की धुंध हटने का नाम नहीं ले रही। चर्चाएं आम हैं, सोशल मीडिया पर ऐसी बातें खूब फैल रही हैं। कमलनाथ इस पूरे मामले में अभी तक ना अपना रुख स्पष्ट कर रहे हैं, न ही बीजेपी में जाने की अटकलों का खुलकर खंडन कर रहे हैं। बीजेपी ने 2024 चुनाव के लिए मिशन 370 का खाका तैयार कर लिया। शनिवार को हरियाणा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनता कह रही है कि इस बार 370 हटाने वालों को 370 सीटें देकर लाएगी। इस मिशन को पूरा करने के लिए बीजेपी ने उन 161 सीटों पर फोकस करने का फैसला किया जो 2019 में उनके हाथ नहीं आई थी। प्रधानमंत्री 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की 2 दिवसीय बैठक शनिवार को राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आरंभ हुई और इसका समापन आज हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अधिवेशन में समापन भाषण हुआ। अधिवेशन में शनिवार को पारित एक राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 10 साल के कार्यकाल में राम राज्य की परिकल्पना को साकार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की 2 दिवसीय बैठक शनिवार को राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आरंभ हुई और इसका समापन आज हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अधिवेशन में समापन भाषण हुआ। अधिवेशन में शनिवार को पारित एक राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 10 साल के कार्यकाल में राम राज्य की परिकल्पना को साकार किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर परिवारवादी होने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया और INDI अलायंस का मतलब 7 परिवारवादी पार्टियां। जब इनकी पार्टियों में ही लोकतंत्र नहीं तो देश में लोकतंत्र कैसे होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की विधानसभा परिसर में गर्मजोशी से हुई मुलाकात से सियासत तेज हो गई है। इस मुलाकात के बाद लालू यादव का एक बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी का दरवाजा हमेशा खुला ही रहेगा। झारखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की सरकार मुश्किल में आ गई है। कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद नहीं मिलने से कांग्रेस के 12 विधायक नाराज हैं। इनमें से नाराज 8 विधायक दिल्ली पहुंच गए। ऐसे में अब झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शनिवार देर शाम दिल्ली पहुंचे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 3 वांटेड को गिरफ्तार किया है। वहीं हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर भी बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 3 वांटेड समेत 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संदेश खाली में लॉ एंड ऑर्डर। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति के खराब होने पर अपनी चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया और चंदा देने वाले बॉन्ड के मूल्यों और उनके प्राप्तकर्ताओं की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के दूसरे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। इसका खुलासा हुआ है नेताओं की स्वीकार्यता का आकलन करने के उद्देश्य से हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में।
अमेरिका लगातार भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर सवाल खड़े कर रहा है। म्यूनिख में सुरक्षा सम्मेलन से इतर मुख्यमंत्री द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ पश्चिम एशिया, यूक्रेन और हिंद प्रशांत की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हुए अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पूछा कि भारत गुटनिरपेक्षता से एकत्रीकरण की ओर बढ़ रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार को जीएसएलवी रॉकेट के जरिए तीसरी पीढ़ी के एक मौसम पूर्वानुमान संबंधी उपग्रह इनसेट 3DS को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। प्रसिद्ध उर्दू कवि, गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। ज्ञानपीठ चयन समिति ने शनिवार को ये घोषणा की है। 52 सेंसेक्स और निफ्टी में पिछले हफ्ते तेजी के चलते बाजार में मौजूदा के शेयर्स में काफी उछाल आया है। सरकारी शेयरों ने भी गजब का परफॉर्म करते हुए अपने निवेशकों को बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। शेयर मार्केट में बढ़त का माहौल है और शुक्रवार को बैंक निफ्टी ने अच्छी अपमूव दिखाई और अपने महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज किया, जिससे लगता है कि बैंक निफ्टी अब मजबूत हो गया। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार ही बदलाव देखने को मिल रहा है। गोल्ड और सिल्वर कभी सस्ते तो कभी महंगे होते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिनों सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली। वहीं आज यानी 18 फरवरी को सोने के दाम में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आमिर खान की फिल्म दंगल में नजर आई यंग बबीता फोगाट उर्फ सुहानी भटनागर का 19 की उम्र में निधन हो गया। पिछले 2 महीनों में एक्ट्रेस बेड पर थी। उन्हें एक रेयर बीमारी हुई थी, जिसके बारे में सुहानी के पेरेंट्स ने मीडिया के साथ बातचीत में बताया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला राजकोट में खेला जा रहा है। इस मुकाबले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन इस मैच के लिए भारतीय टीम को फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। अश्विन के राजकोट टेस्ट मैच के चौथे दिन लंच के आसपास टीम से जुड़ जाएंगे। हमास और इजरायल में छिड़ी जंग के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही देश में घिर गए। राजधानी तेल अवीव में शुक्रवार रात को हजारों लोगों ने नेतन्याहू सरकार के खिलाफ रैली निकाली। हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से लाल सागर में भारत आ रहे एक तेल के टैंकर पर मिसाइल से हमला किया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल यमन से लॉन्च की गई थी, जो मर्चेंट वेसल पोलक्स के एक हिस्से पर गिरी। कोलंबो में चीन से उधार लिए लोटस टावर ने न सिर्फ श्रीलंका की मुश्किलें बढ़ाई हैं, बल्कि भारत पर नजर रखने वालों ने स्पष्ट रूप से इसे जासूसी टावर करार दिया है।